तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन थे, डच थे, है ना। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा ये कि संयुक्त स्टॉक कंपनी, तो आप जानते हैं कि यहाँ सबसे पहला कंपनी डच था जिसने भारत में अपनी कंपनी स्थापित की थी। तो आखिर में संयुक्त कंपनी है क्या, तो पहले थोड़ा सा इसको समझ लेंगे कि संयुक्त पूंजी कंपनी यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वह व्यवसायिक संगठन होता है जिसके स्वामी बहुत से अंश पूंजीधारक होते हैं, यानी कि एक नहीं बल्कि कई सारे पूंजीधारक, कई लोगों के द्वारा मिल करके जो कंपनी स्थापित किया जाता है उसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। ठीक है। शेयर इसमें शेयर होल्डर का जो कंपनी पर स्वामित्व होता है वह शेयर होल्डरों के शेयरों के अनुपात में होता है। इसलिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में असमान स्वामित्व का वितरण होता है। किसी का 2% शेयर हो सकता है, किसी का 5% शेयर हो सकता है, किसी का 10% शेयर होता है। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच कंपनी था, डच ईस्ट कंपनी था, इसी प्रकार से फ्रांस फ्रेंच कंपनी था। यहाँ पर जो भी कंपनी स्थापित की गई थी तो सब किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं था, वह कई लोगों का एक समूह था। तो उसी में यह सवाल यहाँ पर आता है। तो अब चूंकि प्रश्न पूछने का आप देखें कि थोड़ा ट्रेंड कुछ कुछ बदल रहा है, कुछ घुमा फिरा करके एक चीज उसमें ऐड कर दिया तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पर वही चीज हुआ, यहाँ पर सिर्फ ये वर्ड यूज कर दिया, इसमें आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि भारत के साथ व्यापार करने वाले एक संयुक्त कंपनी शुरू करने वाले पहले कौन थे। या आप लोग जान रहे होंगे कि डच है, लेकिन इसकी वजह से आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डच। आप लोग को पता होगा कि डच ईस्ट कंपनी की जो स्थापना है 1602 ईस्वी में की गई थी। भारत में आने वाली यह सबसे पहले यूरोपीय कंपनी थी, है ना। इसको कुछ आप नोट भी कर सकते हैं, नोट करते चलिए। जो महत्वपूर्ण चीज है कि डच ईस्ट कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। भारत आने वाली यह सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी। ठीक है। सर्वप्रथम 1598 में डचों का पहला जहाज जो है वह अफ्रीका और जावा के रास्ते वह भारत पहुंचा था और उसने 1605 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उसमें जाने के लिए कहाँ करना होगा, पेज पे क्रिएट किया था उसे बना करके। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो डच थे कहाँ के रहने वाले थे, ये नीदरलैंड है। यहीं पर यह जो एरिया है ना, नीदरलैंड, यहीं पर डच कंपनी नीदरलैंड की कंपनी थी और यहाँ पर यह स्थापित किया गया था। और उसने जो इसको कैसे चीज करके लाएंगे, देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे विभिन्न कंपनियों का, जैसे ब्रिटिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी, डच कंपनी और डेनिश कंपनी, विभिन्न जगहों पर यहाँ पर स्थापित किया था इन सारी कंपनियों ने। जिसमें सबसे पहले जो था मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, डच कंपनी स्थापित की गई थी, अपनी पहली फैक्ट्री उसने स्थापित किया था। उसके बाद 1610 में पुलिकट में उसने स्थापित किया था और 1616 में सूरत में उसने अपनी कंपनी स्थापित की थी, इस वाला एरिया में, है ना। ये 1616 में यहाँ पर स्थापित किया था। इसके अलावा विभिन्न आप देखेंगे कि जैसे ब्रिटिश वाले ने सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था, 1612 में इसने सबसे पहले सूरत में स्थापित किया था। ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे पुलिकट, यहाँ पर 1600 में इसने स्थापित किया था। तो ये डच कंपनी यहाँ पर सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है। मछलीपट्टनम जो सबसे पहले 1500 सबसे पहले जो डच कंपनी था उसने कहाँ स्थापित किया, मछलीपट्टनम में। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर
1598 में उसने सबसे पहले अपना स्थापित किया था। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश भी स्थापित किए, लेकिन उन्होंने कब किया, उन्होंने 1725 ईस्वी, बहुत सॉरी ये नहीं, ये है 1616 ईस्वी में जाकर के ब्रिटिश ने यहाँ पर अपना स्थापित किया था, अपना फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए दो चार जो महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती है कि भारत आने वाले सबसे पहली कंपनी कौन थी, तो इसमें डच ईस्ट कंपनी था, डच ईस्ट कंपनी था, जो 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1598 में डचों का पहला जहाज जो है अफ्रीका और जावा के रास्ते भारत पहुंचा था, और 1605 में मछलीपट्टनम में सबसे पहले उसने स्थापित किया था। 1610 में पुलिकट में स्थापित किया, 1616 में सूरत में स्थापित किया। इसके अलावा दो चार कंपनियों को यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, भारत आया नहीं था, है ना, 1600 में स्थापना की गई थी। 1613 में उसने पहली फैक्ट्री, जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी, और 1616 में उसने मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। इसी प्रकार से डेन ईस्ट कंपनी 1616 में स्थापित की गई थी, और सबसे अंत में फ्रांसीसी 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई थी, और उसके बाद वह 1668 ईस्वी यानी कि 1664 ईस्वी में स्थापित किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी कंपनी द इंड ओरिएंटल, यानी कि फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई, और 4 साल बाद यानी कि 1668 ईस्वी में सबसे पहले उसने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, है ना, फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में यह फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो इसमें जो दो चार पांच बातें तो महत्वपूर्ण रूप से आपको याद कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि संयुक्त पूंजी कंपनी, जिसमें हम लोग कंफ्यूज किए थे प्रश्न में, वह था कि संयुक्त पूंजी कंपनी यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, वह व्यावसायिक संगठन होता है जिसके स्वामी बहुत से अंश पूंजी धारक यानी कई सारे स्टॉक होल्डर होते हैं, और सभी मिल करके उस कंपनी को स्थापित करते हैं। उसमें सभी का जो शेयर होता है वह अलग अलग होता है। उसमें शेयरों का जो स्वामित्व है वह उसके परसेंटेज के आधार पर आता है कि कितना परसेंट उसका शेयर है। इस तरह की जो कंपनी होती है उसमें असमान स्वामित्व होता है, यानी किसी का 2% मालिकाना हक होता है, किसी का 5%, किसी का 10%, किसी का 20%। जिसने जितना पूंजी लगाया है उसी हिसाब से उसका शेयर उसमें होता है। ठीक है, तो जितनी ही कंपनियां आई, ईस्ट इंडिया कंपनी हो, चाहे फ्रेंच कंपनी हो, चाहे डच कंपनी हो, सारे के सारे जो थे यह ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के उदाहरण हैं। और भारत आने वाली सबसे जो पहली कंपनी थी, हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट कंपनी की स्थापना की गई थी, और भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी डच कंपनी। हालांकि जब यह सवाल किया जाए कि भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी कौन थे, तब हम कहेंगे वास्को डी गामा थे, है ना, जो पुर्तगाल से आए थे। लेकिन जब हम बात करेंगे कि भारत आने वाली सबसे पहली कंपनी, तो कंपनी आएगा तो कौन सा होगा, डच ईस्ट कंपनी होगा। आवाज नहीं जा रहा है क्या आपको? लगता है बहुत सारा मैसेज आ रहा है। चलिए, तो इसी प्रकार से दूसरा इसमें हमें जो याद रखने वाली जो महत्वपूर्ण चीज है वह कि सबसे पहले डचों ने अपनी कंपनी कहाँ स्थापित की थी, यानी अपनी फैक्ट्री, सॉरी कंपनी की जगह फैक्ट्री कहेंगे, कि सबसे पहली फैक्ट्री डचों ने कहाँ स्थापित की थी। तो सबसे पहला फैक्ट्री उन्होंने मछलीपट्टनम में स्थापित किया था 1605 से, और दूसरी फैक्ट्री उन्होंने 1610 में पुलिकट में स्थापित की थी, और तीसरा सूरत में 1616 ईस्वी में स्थापित किया। ठीक है, इसी प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको आप लोग जानते होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। 1600
13 में उसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। हालांकि इसमें मैथ में गलत दिया हुआ है, 1612 दिया हुआ है, लेकिन यह 13 होगा। 1613 में सबसे पहले स्थापित किया था ब्रिटिशों ने, और 1616 में पुनः उसने मछलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की थी। इस प्रकार से देन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित की गई थी, और सबसे लास्ट में भारत आने वाली, भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने वाला सबसे जो अंतिम कंपनी था, विदेशी कंपनी था, वह था फ्रांसीसी। तो यहाँ से सवाल पूछता है कि भारत आने वाला सबसे लास्ट में आने वाला कौन सा विदेशी कंपनी है, तब हम कहेंगे फ्रांसीसी कंपनी। 1664 में उसने अपनी कंपनी की स्थापना ही की, है ना। 14वां लुई था उस समय, फ्रांस का सम्राट था, और उसी के समय वहाँ पर वहाँ कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना की गई थी, और उसने सूरत में 1668 ईस्वी में पहली कोठी फ्रैंक कैरो जो गवर्नर था उसमें, उसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जाने के लिए कहाँ से जाना होगा नीतीश? यहाँ पे चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन? अब लिखने के लिए फिर कहाँ से करना होगा जी? और फिर दोबारा करेंगे। किस राज्य ने 100% घरों में, किस राज्य ने 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया? विच स्टेट? आवाज नहीं जा रहा है, ऐसे करके कर लेते हैं। ठीक है। किस राज्य ने 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया? उपलब्ध कराया। विच स्टेट प्रोवाइडेड एलपीजी गैस कनेक्शन टू 100% हाउस होल्ड्स? आप लोग अखबार में पढ़े होंगे कि हिमाचल जो है 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत, यानी कि वहां पर एक तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार की योजना चलाई गई है ना, जिसका नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है। यह ध्यान रखिए, याद रखिएगा कि यह ग्रामीण इलाकों की जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए यह योजना चलाई गई थी। ठीक है। तो स्वाभाविक है कि हिमाचल प्रदेश में भी इसका लाभ मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में इसके तहत लगभग 1.5 लाख परिवार उसमें जो थे, जो छूट रहे थे, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने एक अलग से योजना चलाई, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। तो इस प्रकार से एक तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया गया था, उसके तहत ग्रामीण महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं थी, उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। और राज्य सरकार ने एक वहां पर एक और योजना शुरू किया, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। यही सब याद रखना, योजना का नाम मेरे लिए आपको याद रखना पड़ेगा, खास करके जो चर्चित योजना है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र के द्वारा शुरुआत किया गया था, ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। और इसी में ऐड किया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, उसने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना ऐड किया। तो जो जो महिलाएं उसमें छूट गई थी, तो उन लोगों को भी सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया वहां पर गैस कनेक्शन। और इस प्रकार से वहां 100% घरों में गैस उपलब्ध करा दिया गया। और यह देश का पहला राज्य है जहां पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएगी। वहां पर 100% जो लोग हैं वह 100% लोग आच्छादित हैं
एलपीजी गैस, यानी कि सभी के घरों में एलपीजी गैस उपलब्ध हो गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया? आप लोग पढ़े होंगे अखबार में, ये भी चर्चा में रहा था लंबी समय, क्योंकि अब सरकार के द्वारा कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जो टारगेट तय किया गया है पेरिस समझौता के बाद, तो उसी के तहत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो गैर परंपरागत ऊर्जा है ना, उसे हम लोग बढ़ावा दें, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग बढ़ावा दें, ऐसे रिसोर्सेज को जिसे हम बार बार उसे हम ये कर सकते हैं, रिन्यूएबल कर सकते हैं, है ना। तो सब इसका सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सौर या सूर्य। तो सूर्य के साथ क्या है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है, 750 मेगावाट का। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की नौसेना के साथ एक अस्थायी अभ्यास पासेक्स शुरुआत किया है? पासेक्स की जगह पर पैसेक्स कर लीजिए, पैसेक्स का शुरुआत किया। तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर पैसेक्स अभ्यास किया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अमेरिकी नौसेना के साथ, यानी पैसेक्स अभ्यास जो कहाँ किया गया? हिंद महासागर में। और किस देश के साथ मिलकर के किया गया? तो वह अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर किया गया। आगे जब आप रेगुलर क्लास जब शुरू कर देंगे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास, तब हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि कैसे जो हिंद महासागर, आखिर में हिंद महासागर में अमेरिका आकर क्यों अभ्यास कर रहा है। तो यह हिंद महासागर का जो एक महत्व है, खास करके सुरक्षा को लेकर के, है ना, सामरिक दृष्टिकोण से हिंद महासागर किस प्रकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे रीमलैंड वगैरह जब पढ़ाएंगे आपको, कि किस प्रकार से हिंद महासागर का जो चारों तरफ का जो एरिया है वह रीमलैंड नाम दिया गया था, उसे स्पाइकमैन ने रीमलैंड नाम दिया था। और वहाँ पर सबसे ज्यादा घनी आबादी, यानी दुनिया का लगभग 60% आबादी हिंद महासागर के चारों एरिया वाले क्षेत्रों में रहती है। तो इसलिए यह सबसे बड़ा बाजार है पूरी दुनिया का, और आज की तारीख में आर्थिक महत्व के दृष्टिकोण से यह जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस पर रहती है कि इस क्षेत्र में अपना हम वर्चस्व कायम करें, ताकि इस बड़े बाजार को हम अपना, इस बड़े बाजार पर हम अपना कब्जा जमा सकें। तो चीन इसमें इसके लिए कई सारी रणनीति बनाया है, उसके पाकिस्तान के साथ मिलकर के अरब सागर में पूरा नजर रख रहा है, फिर बर्मा के साथ मिलकर के बंगाल की खाड़ी में नजर रख रहा है, श्रीलंका पर उसे दे दे करके अपना प्रभाव बढ़ाया है, और इस प्रकार से वह हिंद महासागर को अपना कब्जा में लेना चाहता है, ताकि चारों तरफ से जो वहाँ पर जो व्यापार वगैरह होते हैं तो उस पर उसका कब्जा रहेगा, तो कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए कोई विदेशी कोई कंपनी अपना जहाज भेज रहा, तो पता चला उसको उड़ा दिया या कुछ किया। तो सामरिक दृष्टिकोण से अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए चीन लगातार प्रयासरत रहा है। तो इसलिए अमेरिका भी अब चाहता है कि इसमें हम अपना वर्चस्व बनाए रखें। डियागो गार्सिया हिंद महासागर का ही एक द्वीप है, तो उस पर भी वह अपना आधिपत्य बना करके रखा है, और उसी के तहत उसी सामरिक दृष्टिकोण से हिंद महासागर के महत्व को देखते हुए उस पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए भारत के साथ उसने समझौता किया, और यहाँ पर नौसैनिक अभ्यास वगैरह कर रहा है। तो पैसेक्स उसी का एक हिस्सा है। आगे हम लोग इस चीजों पर चर्चा करेंगे कि हिंद महासागर के जो महत्व है उन चीजों पर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहरहाल चूंकि टाइम इसमें काफी लिमिट रहता है और काफी असुविधा होती है पढ़ाने में, हम लोग भी अभी यूज टू नहीं है पूरी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा HDFC। HDFC बैंक ने भारत
भर के किसानों के लिए, यानी पूरे देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। यह किसानों को बैंकिंग और कृषि सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। यानी कि वहां पर कोई भी जाकर के जो किसान है ना, वो अपना कृषि सेवाओं से जुड़े हुए अपना फायदा उठा सकते हैं, उसमें खाता खुला सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए एक बार करना होगा जी, ऊपर करने के लिए इसे ना 2 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत में किसानों के लिए ई किसान, ये तो हो गया, भूमध्य रेखा पर कम दबाव का कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर कम दबाव का कारण क्या है? तो इसके बारे में हम लोग काफी कुछ चर्चा पहले हम लोगों ने किया है। मैंने बताया था आपको कि जैसे यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है? विषुवत रेखा है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं डोलड्रम, इसे हम कहते हैं डोलड्रम। यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है और इस वजह से क्या होता है कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है और इस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बना हुआ रहता है। तो यह LP यानी लो प्रेशर का बेल्ट होता है। यही वजह है कि मैं आगे की क्लासों में बताऊंगा, या मैंने कुछ कुछ जगहों पर बताया भी है कई बार, कि यहाँ पर व्यापारिक पवनें चला करती है। यहाँ पर उत्तर में इस प्रकार से हवाएं चलती हैं, यहाँ पर जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण में इस तरफ चलती है जिसे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहा जाता है। यह 30 से 35 डिग्री और 30 से 35 डिग्री, यहाँ पर 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, इसी प्रकार से यहाँ पर 30 डिग्री, सॉरी ये भी नॉर्थ होगा, 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ। यहाँ से हवाएं इस तरफ चलती है और उत्तर से इस तरफ चलती है, लो प्रेशर का बेल्ट। यानी यह वाला जो हिस्सा होगा लो प्रेशर का, और 30 से 35 डिग्री वाला होगा यह हाई प्रेशर का बेल्ट होगा, जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। इस बारे में मैंने चर्चा पहले भी किया था, आगे जब पढ़ाएंगे वायुमंडल इसके बारे में और बढ़िया से हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दरअसल अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, है ना, और उसने अपनी किताब में लिखा है कि जो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था मिहिर भोज प्रथम, क्या था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक मिहिर भोज प्रथम, इसका काल था 836 से 885 ईस्वी, है ना। यह कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार वंश का एक प्रमुख शासक था, और उसके बारे में उसने कहा है, अरब यात्री जो सुलेमान था उसने कहा कि यह जो है मुस्लिमों का घोर शत्रु है, उसने अपनी किताब में लिखा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा किस मुस्लिम लेखक किस राजपूत को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। अब अगर कहेगा किसने कहा था, तब अरब यात्री सुलेमान ने कहा था कि यह मुस्लिमों का सबसे घोर शत्रु है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस दिन विश्व शांति दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग इसे याद कर लीजिए कि 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसकी जो शुरुआत है विश्व शांति दिवस मनाए जाने की 1982 में किया गया था। 1981 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया कि हम लोग पूरे दुनिया भर में 21 सितंबर या प्रत्येक महीने के तीसरे, शुरुआत में यह कहा गया था कि प्रत्येक महीने के प्रत्येक साल के सितंबर महीने में
तीसरे सप्ताह का मंगलवार जो भी पड़ेगा उस दिन हम लोग विश्व शांति दिवस मनाएंगे। लेकिन बाद में 2002 में यह तय किया गया कि 21 सितंबर वह एक तिथि तय कर दी गई। पहले मंगलवार था लेकिन बाद में तिथि तय कर दिया गया कि 21 सितंबर को मनाया जाएगा। 2002 से होगा तो यानी कि 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए। सफेद कबूतर जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है, इस दिवस पर जगह जगह पर कबूतर उड़ाए जाते हैं और फिर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इसके लिए हमें याद रखनी 2-3 बातें। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर कब से मनाया जा रहा है, तो 1981 में निर्णय लिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा और 1982 में पहली बार विश्व शांति दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसको नहीं, बार बार इससे कंफ्यूज करते हैं। अगला है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, यानी कब किया गया था। इसको लिखने के लिए फिर ये करना होगा ना जी, एक बार में हो जाएगा ना और फिर वापस यहाँ पर करना होगा एक बार। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। किसी बच्चे का सवाल आया है कि क्वेश्चन 6 फिर से बताइए। क्वेश्चन 6 यानी कि उच्च ताप ये क्वेश्चन 6 क्या था, भूमध्य रेखा पर कम दबाव का कारण क्या है। अब ये पेज खोलो जी, नया पेज क्रिएट करो। भूमध्य रेखा पर कम दाब का क्या कारण है, एक बच्चे का सवाल है। उसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर में कम दबाव का क्या कारण है, इसको समझिए। यह पृथ्वी है। हम लोग जानते हैं कि जो बीच का हिस्सा है, जो बीच का सबसे बड़ा जो सर्किल खींचा जाता है वह क्या है, यह विषुवत रेखा कहलाता है, यानी 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है, इसके ऊपर 30 और 35 डिग्री, ये 30 डिग्री और 35 डिग्री नॉर्थ। यहां पर आइए, 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ। ठीक है, 60 डिग्री 65 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 60 डिग्री 65 डिग्री साउथ और ये आ गया 90 डिग्री साउथ और ये हो गया 90 डिग्री साउथ, सॉरी नॉर्थ। ठीक है, ये महत्वपूर्ण पेटी है पूरे पृथ्वी पर। इसको ये कर लीजिए, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये हो गया 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, पूरे पृथ्वी को हम इतनी महत्वपूर्ण पेटियों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं, तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि यह जो हिस्सा, मान ली कि यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख चुके हैं कि सूर्य भ्रमण करता हुआ ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, सॉरी मकर रेखा हो, यह है मकर रेखा और यह है कर्क रेखा।
कर्क रेखा, ठीक है, और ये हो गया विषुवत रेखा। तो हम लोग जानते हैं कि जो किरणें हैं यानी सूर्य का जो प्रकाश है, यहाँ पर से ये हो जाएगा ना, इसको भी डिलीट कर लेंगे, सुंदर हो जाएगा। मकर रेखा, ठीक है। अब सूर्य की जो किरणें हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर चमकता है, 21 जून को यहाँ पर चमकेगा, 22 दिसंबर को यहाँ पर चमकेगा, ठीक है। यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं इसी के बीच में चमकेगी सालों भर। यानी यहाँ पर से सूर्य उत्तर की ओर चलना शुरू करेगा 21 मार्च के बाद से, चलते चलते यहाँ तक पहुंचेगा, फिर वापस इधर लौटेगा, 23 सितंबर को यहाँ पहुंच गया, फिर 23 सितंबर के बाद फिर ये दक्षिण की ओर आएगा, यह पहुंच जाएगा 22 दिसंबर को यहाँ पर, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसी बीच में सूर्य का आना जाना रहता है, यानी साल में एक बार सूर्य की जो किरणें हैं इस क्षेत्र में जरूर सामने पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो प्रकाश है वह कहां पर दर्ज किया जाएगा, यहाँ पर। यानी विषुवत रेखा वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या होता है, सालों भर सूर्य की जो किरणें हैं वह लंबवत चमकती है, यानी सीधी चमकती है, और लंबवत चमकने के कारण यहाँ पर सालों भर क्या होता है कि लो प्रेशर बना रहता है। हम लोग जानते हैं कि जब हवा गर्म होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो हवा गर्म होगा, गर्म होकर के वो फैलेगा और फैल करके ऊपर उठेगा। तो जहां पर ज्यादा गर्मी रहेगा तो वहां पर लो प्रेशर का बेल्ट बना हुआ रहेगा। तो ये जो एरिया है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री साउथ वाला, तो यह सालों भर यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यह लो प्रेशर का बेल्ट होता है, और इसी को हम इसीलिए कहते हैं डोल ड्रम, डोल ड्रम, या शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है, शांत पेटी के नाम से हम इसे जानते हैं। और जब ये बता रहे हैं तो 2 लाइन और जान जाइए कि ये वाला जो एरिया है 30 और 35 डिग्री का जो क्षेत्र है यह हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, हाई प्रेशर है ना, इसी को कहा जाता है हॉर्स लैटिट्यूड, यानी अश्व अक्षांश, ये कहलाता है अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से जो हवाएं उठी तो ऊपर हवा में ऊपर तो ही तो नहीं रह जाएगा ना, वो फिर नीचे गिरेगा। तो ऊपर चलने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके ठंडा होता है और यह 2 भागों में बंट जाता है, और यह यहाँ पर इधर से चलता हुआ यहाँ पर बैठता है और इस तरफ से चलता हुआ यहाँ पर बैठता है। तो इसीलिए यह जो क्षेत्र है हाई प्रेशर का बेल्ट बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हवाएं चलती है तो यह इधर से इधर की ओर चलती है, चलना चाहिए कैसे, ऐसे, लेकिन एक फेरेल्स लॉ होते हैं, यानी एक कोरियालिस बल है जिसमें होता यह है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवा की दिशा है वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है, दाहिनी ओर है ना मुड़ जाती है, और इधर बाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिण में बाईं ओर मुड़ जाती है। एक बल है, ये इस बल के कारण होता है। कौन सा बल है, कोरियालिस बल, यह कोरियालिस बल के कारण ऐसा होता है। इसे सबसे पहले पता किया था फेरल ने, सबसे पहले किसने बताया था, फेरल। तो फेरल ने बताया था, इसीलिए इसे फेरल का नियम कहा जाता है, फेरल का नियम कहा जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि दक्षिण गोलार्ध की जो हवाएं हैं वो सीधे नहीं चल करके इधर मुड़ जाती है, और इसकी जो दिशा है वह दक्षिण पूरब हो जाती है, और उत्तर में सीधे चलना चाहिए, लेकिन उत्तर में मैंने क्या बताया था, दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, यानी यहाँ पर चलते हुए इधर मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी। और
यह इसकी जो दिशा है उत्तरी पूर्वी हो जाएगी। तो यह चूंकि व्यापारियों के लिए यह काफी मददगार होता था, जो अरबियन व्यापारी वगैरह व्यापार करने के लिए आते थे। शुरू में जहाज नहीं हुआ करता था, नाव होता था जो पाल की सहायता से चलता था, यानी कि ऊपर में एक कपड़ा का बनाता था और हवाएं उसको धक्का देते हुए आगे बढ़ाती थी। इसीलिए इसे व्यापारिक पवन भी कहा जाता था। ये उत्तरी पूर्वी पवने इसे कहा जाता